दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध आदर्श उत्तर नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट बी, लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। तो आज हमारा जो नवबोध आदर्श उत्तर है उसका जो सेट बी है उसका क्लास 3 है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10 के बारे में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 है ना। तो अनिल के पास 10 रुपए वाले 100 अंश थे जिन पर उसने आवेदन की राशि 2 रुपए एवं आवंटन की राशि 3 रुपए प्रति अंश चुकाई थी। वह याचना के 5 रुपए प्रति अंश न चुका पाया। संचालकों ने उसके अंशों का हरण कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो देखो, प्रश्न को एक बार आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अनिल के पास 10 रुपए वाले 100 अंश थे। मतलब अनिल के पास कितने अंश थे जी? 100 अंश थे, और हर एक अंश का मूल्य कितना था? 100 रुपए था, सॉरी 10 रुपए था। ठीक है, जिन पर उसने आवेदन की राशि 2 रुपए, मतलब आवेदन की राशि पर कितना चुकाना था? उसको 2 रुपए चुकाना था। ठीक है, एवं आवंटन पर कितना चुकाना था? 3 रुपए चुकाना था, है ना। अब वह याचना के 5 रुपए प्रति अंश ना चुका पाया। मतलब देखो, 2 रुपए आवेदन पर चुका दिया, 3 रुपए आवंटन पर चुका दिया, तो शेष कितना बच गया? 5 बच गया ना। तो 5 किसका था? याचना का था। तो याचना की राशि को जो अनिल था वो नहीं चुका पाया, है ना। तो संचालकों ने अंशों का हरण कर लिया। मतलब जब हम नहीं चुका पाते हमारे अंश की राशि को, तो क्या कर लिया जाता है? जो अंश रहता है उसका हरण कर लिया जाता है। ठीक है, तो कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो जो हरण हुआ है ना, उससे संबंधित हमको क्या करना है? जर्नल प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो देखो अंशहरण की राशि। तो अंशहरण की राशि कैसे निकालते हैं पता है आपको? देखो, जो जिसका हम भुगतान कर चुके रहते हैं, जिस अमाउंट का हम क्या कर चुके रहते हैं? भुगतान कर चुके रहते हैं, उसी राशि को किस में लिखते हैं? अंशहरण की राशि में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आवेदन की राशि पर कितना है? 2 रुपए है, और आवंटन की राशि कितना है? 3 रुपए, है ना। तो उसी को 2 और 3, 2 + 3 कर दिए, टोटल कितना हो जाएगा? 5। और हमारे कितने अंश है जी? 100 अंश है, तो 100 आ गया। ठीक है, तो 100 का गुणा 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 500। मतलब अंशहरण की राशि कितना हो गया है? 500 रुपये आ गया। ठीक है, फिर प्रथम याचना खाता से, है ना। फिर वो कौन सी राशि को नहीं चुका पाया है? याचना की राशि को नहीं चुका पाया, है ना। तो याचना की राशि कितना था? 5 रुपए था। ठीक है, तो 5 रुपए हो गया, और हमारा टोटल अंश कितना है? 100 रुपये, तो 100 आ गया। तो 100 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 500। मतलब जो याचना है उसका राशि भुगतान नहीं हुआ है, और जो भुगतान हो गया है जिस राशि का, वही हमारा किस में आएगा? अंशहरण की राशि में आएगा। ठीक है, अब देखो पंजी प्रविष्टि, है ना। हमको क्या बोला गया प्रश्न में? जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो जर्नल प्रविष्टि को पंजी प्रविष्टि भी कहते हैं। ठीक है, तो पंजी प्रविष्टि का प्रारूप क्या होता है जी? पहले दिनांक आता है, फिर क्या आता है? विवरण आता है, फिर क्या आता है? खाता पृष्ठ, फिर आता है विकलन राशि, फिर क्या आता है? समाकलन राशि। ठीक है, तो अंशहरण से संबंधित जर्नल प्रविष्टि क्या होता है? जो अंश पूंजी खाता होता है वो क्या होता है? विकलन होता है। फिर क्या होता है? अंशहरण खाता से। फिर क्या होता है? आपको जिस चीज का राशि प्राप्त नहीं हुआ है उसका नाम आता है। ठीक है, तो हमको प्रथम याचना का राशि प्राप्त नहीं हुआ है ना, तो अंश प्रथम याचना खाता से। ठीक है, तो प्रथम याचना का अमाउंट कितना आया था? हमारा 500 आया था, क्योंकि हमारा प्रथम याचना का मूल्य कितना है? 5 रुपए है, और हमारा टोटल अंश कितना है? वो 100 है। तो 5 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, तो अंश प्रथम याचना खाता से में कितना आ गया? 500 रुपये आ गया, है ना। फिर क्या है? अंशहरण खाता से, है ना। तो अंशहरण खाता में कौन से अमाउंट आता है? जो आवेदन और आवंटन की राशि हमको प्राप्त हो गया है ना, उस दोनों राशि को जोड़ के हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा जी? 500 आ जाएगा। ठीक है, तो अंशहरण में क्या, जो राशि हमको प्राप्त हो जा रहा था उस राशि का वो वाला राशि आता है। ठीक है, तो अब हमको 500 राशि चुका भी चुके हैं ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। तो 1000 अंश पूंजी खाता से में आ गया। ठीक है, आपका जो नरेशन है वो क्या हो जाएगा? अंशों का हरण किया गया। ठीक है, आया समझ में? अब देखो प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? साझेदारी का समापन व साझेदारी फर्म के समापन में अंतर लिखिए। मतलब जो साझेदारी है उसका समापन, और जो साझेदारी फर्म है उस दोनों के बीच में अंतर लिखे बोल रहे हैं ना। तो साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म में
फर्म के समापन में अंतर निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अंतर का आधार आएगा। फिर हमको किस में अंतर बताना है, साझेदारी समापन का, तो साझेदारी समापन का लिखना हेडिंग। फिर क्या आ जाएगा, साझेदारी फर्म का समापन, है ना। देखो साझेदार, पहला पॉइंट क्या है, साझेदारों के आपसी। तो साझेदारी का समापन में इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, इस समापन में मतलब साझेदारी के समापन में सभी साझेदारों के संबंध टूटते नहीं हैं। मतलब देखो जी, जो व्यापार छोड़ के जाएगा, जो साझेदार है ना, उसका संबंध टूट जाएगा साझेदारों के बीच से, है ना। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो साझेदारी में मतलब उनका संबंध तो रहेगा ही ना। तो साझेदारी का समापन होता है तो साझेदारों का संबंध टूटता नहीं है, ठीक है। लेकिन साझेदारी फर्म का समापन मतलब पूरे व्यापार का समापन होगा तो सभी साझेदार इसमें सभी संबंध टूट जाते हैं। मतलब जितने भी साझेदार रहेंगे सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब व्यापार ही नहीं रहेगा तो साझेदारी संबंध कहाँ से होगा, है ना। तो साझेदारी फर्म के समापन में सभी साझेदारों का संबंध टूट जाता है, और जो साझेदारी का समापन रहता है उसमें सभी साझेदारों का संबंध नहीं टूटता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, व्यापार की स्थिति। इस समापन में फर्म का व्यापार चलता रहता है। मतलब साझेदारी का जब समापन होता है तो जो फर्म रहता है उसका व्यापार क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। अब जो साझेदारी फर्म का समापन रहता है उसमें क्या होता है, इस समापन से फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। मतलब यदि साझेदारी फर्म का समापन होगा तो व्यापार भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो साझेदारी फर्म में व्यवसाय बंद हो जाता है, और साझेदारी के समापन में व्यापार क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। तीसरा क्या है, समापन की अनिवार्यता। साझेदारी के समापन पर फर्म का समापन अनिवार्य नहीं है। मतलब साझेदारों के बीच का संबंध जब समाप्त होता है तो जो फर्म होता है उसका समापन क्या नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि फर्म का समापन होता है, फर्म के समापन पर साझेदार भी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाते हैं। मतलब फर्म ही नहीं रहेगा तो साझेदारी कहाँ से रहेगा, तो उसी को लिखा गया है, फर्म के समापन पर साझेदारी भी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखो संपत्तियों और दायित्वों का निबटारा, है ना। तो इसमें संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यदि हमारे साझेदारी का समापन होता है तो क्या किया जाता है, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब साझेदारी फर्म का समापन होता है तो क्या होता है, इसमें समस्त संपत्तियों की वसूली व दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। देखो मतलब जब कोई साझेदार हमारे व्यापार को छोड़ के जाता है ना तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। लेकिन यदि हमारे फर्म का समापन होता है ना तो संपत्तियों को क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। बेच के उससे पैसा प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वसूली बोलते हैं, ठीक है। फिर उस जो पैसा हमको प्राप्त होता है संपत्तियों द्वारा, उसके द्वारा हमारे जितने भी दायित्व रहता है उसको क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो वो क्या होता है, वसूली खाता कहलाता है, ठीक है। यदि हमारा व्यापार खत्म होता है, समाप्त होता है तो वसूली खाता बनाया जाता है। और यदि हमारा कोई साझेदार हमारे साझेदारी का समापन होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, ठीक है। अब पांचवा क्या है, लेखा पुस्तकें। लेखा पुस्तकें बंद नहीं की जाती क्योंकि फर्म का व्यवसाय जारी रहता है। यदि साझेदारी का समापन होता है तो जो हमारे लेखा पुस्तकें होती हैं उनको बंद नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा व्यापार जो है चलते रहता है। भले कोई साझेदार व्यापार को छोड़ के जाए या ना जाए, है ना, हमारा जो व्यवसाय हो तो चल ही रहा है। तो जब साझेदारी का समापन होता है ना तो जो हमारे लेखा पुस्तकें होती है वो बंद नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब साझेदारी फर्म का समापन होता है तो इसमें सभी लेखा पुस्तकें हिसाब किताब कर बंद कर दी जाती है। मतलब अब फर्म का पूरा समापन हो रहा है तो पुस्तक कहाँ से चालू रहेंगे, है ना। तो यदि हमारा साझेदारी फर्म का समापन होता है तो हिसाब किताब की पुस्तकें भी क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, ठीक है। आया समझ में। अब देखो जो प्रश्न क्रमांक 11 है उसका अथवा क्वेश्चन है ना। तो अथवा में क्या दिया गया है, औसत लाभ व अधिलाभ में अंतर बताइए, ठीक है। तो औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर। तो देखो अंतर का आधार, सबसे पहले क्या आएगा, अंतर का आधार, फिर क्या आएगा, औसत लाभ, और दूसरा क्या आ जाएगा, अधिलाभ आएगा, ठीक है। तो गणना, सबसे पहले गणना कैसे करते हैं औसत लाभ का और अधिलाभ का, इसको देखते हैं ना। तो औसत लाभ का आशय गत वर्षों की संख्या का भाग देकर
प्राप्त मूल्य से है। मतलब औसत लाभ कैसे निकाला जाता है पता है? जो गत वर्ष मतलब क्या होता है? बीता हुआ साल में हमको जितना भी लाभ हुआ रहता है ना, उस सभी लाभ को क्या किया जाता है? आपस में जोड़ा जाता है पहले, कि मतलब पिछले वर्ष में जितना भी लाभ हुआ था उसको, फिर जो वर्षों की संख्या होती है ना, मतलब जितने वर्ष का लाभ को आप जोड़ रहे हो उतने वर्ष की संख्या से आपको क्या दिया जाता है, क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है जो लाभ की राशि होता है कुल उसको। तो फिर जो राशि आता है वही क्या होता है? हमारा औसत लाभ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अधिलाभ। अधिलाभ का तात्पर्य वास्तविक लाभों में से सामान्य लाभ को घटाकर प्राप्त मूल्य से है। अधिलाभ क्या होता है पता है? जो वास्तविक लाभ होता है उसमें जो सामान्य लाभ होता है उसको क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। फिर घटाने के बाद जो राशि बचता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? अधिलाभ बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? सूत्र का प्रयोग। तो औसत लाभ को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? औसत लाभ बराबर गत वर्षों के लाभों का योग बटा वर्षों की संख्या। ठीक है, और अधिलाभ का सूत्र क्या होता है? वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब तीसरा देखो, आशय। ठीक है, मतलब इनका अर्थ क्या होता है? तो गत वर्षों के लाभों के योग पर वर्षों की संख्या के भाग द्वारा निकाली गई राशि या लाभ औसत लाभ कहलाता है। मतलब जस्ट अभी बताई ना मैं कि जो बीते हुए साल का क्या रहता है? लाभ रहता है। ठीक है, उन सभी लाभों को क्या किया जाता है? आपस में जोड़ा जाता है। फिर जो कुल लाभ निकलता है उसको जितने भी वर्ष की संख्या रहती है, बीते हुए साल की संख्या रहती है, उससे क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। फिर उसके बाद जो राशि प्राप्त होता है वो क्या होता है? औसत लाभ होता है। ठीक है, और आगे देखो, यह औसत लाभों के योग में से हानि को घटाकर, यदि कोई हानि दिया है तो जो कुल लाभ रहता है ना उसमें हानि को घटाकर भी क्या किया जाता है? वर्षों की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। जैसे कि लाभ के साथ में आपको हानि भी दिया गया है तो आपको कुल लाभ में से हानि को पहले क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। फिर जो गत वर्षों की संख्या है उससे उसको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अधिलाभ है ना, तो अधिलाभ क्या है? अधिलाभ वह अतिरिक्त लाभ है जो समान प्रकृति की व्यापार करने वाली फर्म की तुलना में सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करती है। देखो इसका मतलब क्या पता है? अधिलाभ क्या कहलाता है? जैसे कि दो व्यापार सेम है, जैसे कि दो शॉप सेम है ना, जैसे दो कपड़ा दुकान है ना, दोनों सेम कपड़ा का व्यापारी हैं, लेकिन एक शॉप वाले हैं जो कम कमाता है और वो दूसरा शॉप वाला है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कमाता है, मतलब जितना भी ज़्यादा कमाता होगा, मतलब दोनों का बिजनेस तो सेम है लेकिन उनका लाभ क्या है? अलग अलग है। तो जो ज़्यादा कमाने वाला है ना, तो मान ले जा कि जो पहला शॉप है 20,000 कमाता है और जो दूसरा शॉप है वो कितने 25,000 रुपये कमाता है ना, केवल लाभ एक 20 लाभ प्राप्त करता है, एक 25 प्राप्त करता है। तो देखो 20-20 तो दोनों का समान हो गया, लेकिन एक कंपनी क्या कर रही है? 5,000 रुपये ज़्यादा मतलब एक व्यापार क्या कर रहे? 5,000 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं ना, तो जो ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? अधिलाभ कहलाता है। ठीक है, अब चौथा देखो, प्रत्यय की सामान्य दर पर ध्यान। तो इस लाभ की गणना, प्रत्यय की दर क्या होता है पता है आपको? मतलब जो दर नहीं दिया रहता है, सामान्य दर की परसेंट इतना है उतना है ऐसे करके दिया रहता है, 10%, 12% ऐसे करके दिया रहता है। तो जब आप औसत लाभ की गणना करते हो ना, तो औसत लाभ की गणना के लिए प्रत्यय की सामान्य दर को ध्यान में नहीं रखा जाता। मतलब जब आप औसत लाभ का गणना करोगे तो जो सामान्य दर रहता है ना उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब आप क्या करते हो? अधिलाभ की गणना करते हो तो इसमें लाभ की गणना के लिए प्रत्यय की सामान्य दर को ध्यान में रखा जाता है। मतलब अधिलाभ की गणना के लिए आपको जो सामान्य दर दिया जाता है उसको क्या करना पड़ता है? ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अब पांचवा क्या है? विनियोजित पूंजी का ध्यान। औसत लाभ की गणना में विनियोजित पूंजी को ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि अधिलाभ की गणना में ध्यान रखा जाता है। मतलब जो विनियोजित पूंजी होता है ना उसको औसत लाभ की गणना करने में ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब उसको उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन जब आप अधिलाभ का गणना करते हो ना तो विनियोजित पूंजी को क्या किया जाता है? ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।